नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1885 ईस्वी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, 28 दिसंबर 1886 ईस्वी, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? आपको बताना कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, एलन एक्टिवन ह्यूम, या सभी। ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सभी सही है। ये तीनों का एक ही नाम है, ठीक है, इसलिए डी इसका हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई, कोलकाता, मद्रास, या कहीं नहीं। ठीक है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? मुंबई में हुआ था। ठीक है, 1885 ईस्वी कहाँ हुआ था? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। थ्योरी क्लासेस में सारी चीज़ आपको करवा दी गई है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि जल्दी करेंगे। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? तो JCERT का क्लास 8 का एक्सरसाइज 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसके जो अध्यक्ष है 5 को, वो पाँचों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी हमने इसमें दिया हुआ है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और ट्रिक के साथ साथ आपको इसको 10 से अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए वो भी चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जॉर्ज यूल, दादा भाई नौरोजी, या कोई नहीं। ठीक है, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी थे, जिसको हम लोग BMS चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पूछा हुआ है 70, 72, 74 या 76। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये याद रखिएगा, कौन यूरोपियन अध्यक्ष था, कौन अंग्रेज अध्यक्ष था, ये सारी चीज़ें बातें पूछी जाती है। और ये जो आपके JCERT किताब से जितना प्रश्न निकल के आ रहा है वही प्रश्न आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही किसी को पढ़िएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? BMS चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, या जॉर्ज यूल। ठीक है, तो देखिए ये जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे आपके जॉर्ज यूल, ये अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ, इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक को देख लीजिएगा, वहाँ से आप लाइफ टाइम नहीं भूलाइएगा। और ये अधिवेशन जो है पूछता है कि पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, तो वो आप छोड़ के नहीं आइएगा, एक नंबर आप ले करके आइएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था। इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे देखिएगा एक ट्रिक हमने आपको बना दिया है, आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, ट्रिक क्या है? बक मई बकना इलाम लिखा हुआ है, बक मई बकना इलाम। ठीक है, तो देखिए ब का मतलब है बम्बई। ठीक है, और ये 1885 ईस्वी में ये पहला है, मतलब पहला अधिवेशन। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ और 1885 में हुआ। फिर दूसरा बार है, देखिए क से देखिए कलकत्ता, और ये 2 लिखा हुआ मतलब दूसरा अधिवेशन, और ये कब हुआ? 1886 ईस्वी। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता हुआ, और कब हुआ? 1886 ईस्वी। ठीक है, मई
तो मई में म से है देखिए मद्रास, और ये तीसरा नंबर है तीसरा अधिवेशन, और कब तो 1887। एक लाइन से याद रखना है, ठीक है। ई से देखिए है इलाहाबाद, ये 4 नंबर पर है, तो चौथा अधिवेशन, और कब हुआ तो 1888, ठीक है। बकना में ब से हुआ बम्बई, ठीक है, ये 1889 ईस्वी। क से हुआ कलकत्ता, ये छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी। ना से हुआ नागपुर, सातवां लिखा हुआ है सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी। ई से देखिए इलाहाबाद, आठवां अधिवेशन 1892 ईस्वी। ला से देखिए हो गया लाहौर, नवा अधिवेशन 1893। म से देखिए हो गया मद्रास, 10वां अधिवेशन 1894 ईस्वी, ठीक है। तो इस तरह से 10वां अधिवेशन का क्रम आपको याद रखने का एक ही ट्रिक है, बक मई बकना इलाम, याद रख लीजिएगा, 2 बार लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। यहाँ से पूरे चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, तीसरा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ। इन चीज़ हमने लिख भी दिया है बहुत सारी चीज़ों को। प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई, द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता, तृतीय अधिवेशन 1887 मद्रास, चतुर्थ अधिवेशन 1888 इलाहाबाद, पंचम अधिवेशन 1889 मुंबई, और छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता। क्लियर। ये सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, अधिवेशन याद करके जाइएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो एक प्रश्न हर बार रहता है, इस बार भी आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बेमस चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब या जॉर्ज वुड, ठीक है। तो देखिए एक ट्रिक होता है बैंड बजाओ, ठीक है, बैंड बजाओ, तो बैंड बजाओ सी से हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं बैंड बजाओ। अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम आपको जब भी याद करने का आएगा तो आप बैंड बजाओ का नाम याद रखिएगा, ठीक है। बैंड बजाओ का नाम आप यहाँ से याद रख लीजिएगा, यहाँ से आपको सारा चीज़ जो है बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बैंड बजाओ से क्या होगा आप सभी को यहाँ पर देख लेंगे। तो बैंड बजाओ में आपका हो जाएगा यहाँ पे बैंड बजाओ में ब से हो जाएगा देखिए बेमोस चंद्र बनर्जी, और ये कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। बेमस चंद्र बनर्जी, और एक कौन हो जाएंगे? प्रथम अध्यक्ष थे। ड से दादा भाई नौरोजी, ये दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ब से बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तीसरा अध्यक्ष। और जा से जॉर्ज वुड, ये चौथे अध्यक्ष थे। और वे से विलियम वुडन, ये पाँचवें अध्यक्ष थे। याद रख लीजिएगा 1 से 5 तक का ये क्रम है। यहाँ से एक प्रश्न आपके रहेंगे, नीचे लिखा हुआ भी है, नोट्स भी आपको बनाया हुआ है। तो देखिए इसी तरह से आपका हर नोट्स ट्रिकी शॉर्टकट बहुत अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को कवर अप करने का प्रयास किया है। तो आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले नोट्स पढ़ करके ही इसका PDF जाएँ, जिससे कि आपको कम पढ़ के ज़्यादा अंक यहाँ से उठे, ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजयालक्ष्मी पंडित, श्रीमती इंदिरा गांधी, या कोई नहीं, ठीक है। तो कांग्रेस की पहली अगर कोई महिला अध्यक्ष थी तो वो समझिए आपका एनी बेसेंट थी, ठीक है। देखिए एनी बेसेंट के बारे में हमने लिख दिया था। एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष को चुना गया, ठीक है। एनी बेसेंट को कब? 1917 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1924 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और जॉर्ज वुड, ठीक है। तो इसमें नाम आता है देखिए बेलगांव अधिवेशन जो जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था और वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन हर बार पूछा जाता है, इसलिए हमने बेलगांव अधिवेशन से सारे नोट्स यहाँ पर कवर अप भी कर दिए हैं आपको बीच में। और इसका तो अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखिएगा तो और भी अच्छे तरह से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1924 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 39वां अधिवेशन था। याद रखिएगा 1924 ईस्वी में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था वो 39वां अधिवेशन था, ठीक है। और बेलगांव अधिवेशन यह एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष इसमें महात्मा गांधी थे। याद रखिएगा किस अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे? तो याद रखिएगा बहुत बार प्रश्न पूछा है, वो है बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी और 39वां अधिवेशन, ठीक है। और यह कहाँ पर? तो कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया था। तीनों को याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न छपा हुआ रहेगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था? ये भी प्रश्न हर बार पूछ रहा है अभी जेटेट में और अन्य राज्यों में, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन ऐसा था जो रामगढ़ में हुआ था? 51वां, 52वां, 53वां या 54वां, ठीक है। याद रखिएगा तो ये आपका 53वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स में आप नोट्स यहाँ पर देख लेंगे जिससे आपको बन जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला में हुआ था, ठीक है। 53वां अधिवेशन था जो झारखंड राज्य में हुआ था और कहाँ पर था? रामगढ़ जिला में हुआ था, ठीक है।
इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। याद रखिएगा, जो रामगढ़ अधिवेशन था उसका अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है। महात्मा गांधी इस अधिवेशन में क्या किए थे? भाग लिए थे और रामगढ़ से रांची तक कार द्वारा यात्रा किए थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लिए थे। किस अधिवेशन में? रामगढ़ अधिवेशन में। रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और यात्रा किया था। ठीक है। इस अधिवेशन में अंग्रेजों में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी थी। इसी अधिवेशन में अंग्रेजों में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी थी। ठीक है। और इसी अधिवेशन में फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन में। याद रखिएगा, सारी चीज़ें ये जो है आपको हमने यहाँ पर एक प्रश्न के मार्फत से आपको सारा चीज़ नोट्स का यहाँ पर ट्रिकी बना के दे दिया है, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन से किसी भी तरह का आपका प्रश्न अगर एग्जाम में आता हो तो आपका यहाँ से छूटेगा ही नहीं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण है? 1, 2, 3 या 4? ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण है? आपको याद होगा 3 चरण है। तीनों चरण का नाम याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है आप सभी के लिए। प्रथम चरण जो होता है वो 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक को माना जाता है, जिसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द्वितीय चरण जो है 1905 से 1919 ईस्वी को जाना जाता है, जिसको उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और तृतीय चरण 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी को, जिसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, उदारवादी नेताओं में प्रमुख कौन थे? उदारवादी नेता थे उसमें प्रमुख कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, यह सभी। तो ये सभी जो थे आपके उदारवादी नेता थे, सभी का नाम उदारवादी में ही आता है। ठीक है। चलिए, अगला है उग्रवादी युग या गर्म दल के नेता कौन थे? याद रखिएगा, उग्रवादी युग या गर्म दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या सभी। ठीक है। तो उग्रवादी युग या गर्म दल के नेता इसमें से सभी थे। ठीक है। और इसका एक ट्रिक भी है, याद रख लीजिएगा, जो गर्म दल के नेता में आते हैं उनका नाम है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये सभी गर्म दल के नेता थे। ठीक है। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? 101 बार परीक्षा में पूछा हुआ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, यह सभी। ठीक है। तो ये तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? प्रश्न बहुत पड़ा है कि गणपति उत्सव है या शिवाजी उत्सव है, इसका शुभारंभ किसने किया? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, या सभी। ठीक है। तो गणपति उत्सव या जो आपका शिवाजी उत्सव है उसका शुभारंभ जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। ठीक है। बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1908 ईस्वी? ठीक है। बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में किया गया है। ठीक है। बंग भंग के नाम से किसको जाना जाता है? बंग भंग के नाम से किसको जाना जाता है? लाहौर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, बंगाल विभाजन या पाकिस्तान विभाजन? ठीक है। तो बंग भंग के नाम से बंगाल विभाजन को जाना जाता है। ठीक है। बंग भंग के नाम से बंगाल विभाजन को जाना जाता है। बंगाल विभाजन आंदोलन को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इस विभाजन के विरोध में वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है। इस विभाजन के विरोध में, बंग भंग के विरोध में कौन सा गीत गाया गया ये भी पूछता है, तो वंदे मातरम गीत गाया गया था। याद रखिएगा। अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? बहुत देखिए प्रश्न बीच बीच से आपको, जैसे आरटी किताब में बहुत सारा प्रश्न है, जिसको आप देख लीजिएगा तो ये सब प्रश्न आपको मिलेगा ही प्रैक्टिस सेट में। ठीक है। मिलेगा ही नहीं। तो अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या कोई नहीं। ठीक है। तो अमार सोनार बांग्ला जो है ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत बन गया। और इस गीत को बांग्लादेश ने 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या सभी। ठीक है। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा किसने कहा? स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा किसने कहा? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सेनु या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो ये स्वदेशी आंदोलन को तो महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की एक आत्मा के रूप में कहा है। ये भी पूछा गया था प्रश्न। सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कौन सी नीति अपनाई? जो अंग्रेज सरकार थी उसने हिंदू मुस्लिम एकता को देखा कि जब मजबूत हो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए कौन सी नीति अपनाई? फुटकर नीति,
फुट डालो और शासन करो, शासन नीति या कोई नहीं, ठीक है। तो सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए फुट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, जो बांग्लादेश में है। आगा खां को मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम किसको जाना जाता है? 1906 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को, 1908 ईस्वी को, 1909 ईस्वी को, ठीक है। तो 1909 ईस्वी को मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से पुनर्मिलन हो गया? किस अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से पुनर्मिलन हो गया? 1916 ईस्वी का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया था, और 1916 ईस्वी के कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से पुनर्मिलन हो गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एक बार फिर से पुनर्मिलन हो गया, जबकि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 खेमों में बट गया था। तो याद रखना है क्या चीज़ पे मुख्य रूप से, कि 1907 कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस 2 खेमों बटा था? तो 1907 ईस्वी में, और किस में फिर से एक हो गया? तो 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। यानी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बटा, और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस फिर से एक हो गया, ठीक। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1913 ईस्वी, ठीक है। देखिए, बंगाल विभाजन किया जा रहा था, उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पे जो है अहिंसा न बढ़े। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, या कोई नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत MBBI है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बंगाल विभाजन जब रद्द हो गया तो उस समय वायसराय कौन थे? ठीक है, बंगाल विभाजन जब रद्द हो गया तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग, या कोई नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के समय तो बंगाल का विभाजन हो गया, और बंगाल का विभाजन जब रद्द हो गया उसमें कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। गरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के नेता इसमें से कौन थे? ठीक है, गरम दल के नेता, मुख्य नेता कौन थे? देखिए, गरम दल के मुख्य नेता कौन थे? यहाँ पे देखिए, इससे मुख्य नेता सभी हैं गरम दल के, ठीक है। लाल बाल पाल कहते हैं हम लोग, लेकिन मुख्य नेता की अगर बात कभी पूछता है गरम दल के नेता के मुख्य नेता, तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, ठीक है। नरम दल के नेता कौन थे? नरम दल के नेता मुख्य नेता कौन थे? नाम आता है मोतीलाल नेहरू जी का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कौन है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कौन है? ये 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 8 मार्च 1919 ईस्वी, 6 जनवरी 1905 ईस्वी, 5 फरवरी 1928 ईस्वी, कोई नहीं, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो आपका 1919 ईस्वी, 8 मार्च 1919 ईस्वी को, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आता है, इसलिए इसका डीपली भी देखेंगे हम लोग। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। अब बताइए कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? याद रखिएगा तिथि को। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया, ठीक है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। पूछता है कि काला कानून किसको कहा जाता है? वो नाम है रॉलेट एक्ट का। किसी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया, अंधा कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि वापस लौटा दी? नाइटहुड की वो उपाधि वापस लौटा दी, ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी? नाइटहुड, केसर, सर, या कोई नहीं है। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, याद रखिएगा, नाइटहुड, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 15 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1905, या कोई नहीं, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? लखनऊ में, अमृतसर में, मेरठ में, या कहीं नहीं, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इसका भी हम लोग डिटेल्स देख लेंगे, जिससे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था? जनरल डायर, जनरल मिंटो, जनरल लॉट, या कोई नहीं, ठीक है। तो अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया
था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय यहाँ पे जब जालियांवाला बाग की घटना घटित हो रही थी तो गवर्नर जनरल कौन था आपसे पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या कोई नहीं। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो आपका था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1921 या 1922। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो हुआ वो आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन भी आपका 1920 से लेकर 22 तक चला था। ठीक है, देखिए खिलाफत आंदोलन में क्या था, इसमें मेन नोट्स में यही फायदा है कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं उसको तुरंत नीचे नोट में आपको हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इसलिए इस पीडीएफ को लेके पढ़ लीजिएगा। इस आंदोलन में, यानी कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन में, ठीक है, भाग लेना जो था महात्मा गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का ये सुनहरा अवसर उनको मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1918, 1919, 1920 या 1921। देखिए ये आपका जेटेट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन से 3 से 4 प्रश्न अगला बार भी था, इस बार भी रहेगा। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1920 ईस्वी। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बारे में सत्य कथन है। आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन के बारे में सत्य कथन इसमें से कौन सा है? पहला, सरकारी स्कूल कॉलेज और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, इसमें इन सभी का बहिष्कार किया गया था, ये कथन सही है। विदेशी सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के खादी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा यह काम करवाया गया था कि जो विदेशी सामान थे उसके बहिष्कार करवाया जा रहा था और स्वदेशी में खादी उद्योग को बढ़ावा देना मुख्य मकसद था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ और वापस 12 फरवरी 1922 को लिया गया। ठीक है, ये भी सही है। और डी यानी राइट आंसर इसका डी होगा सभी। यानी याद रखिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ और वापस कब लिया गया? 12 फरवरी 1922 को लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौरा चौरी घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी, 10 फरवरी 1925 ईस्वी, 15 फरवरी 1928 ईस्वी, यह सभी। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ जो चौरा चौरी घटना हुआ था वो आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, ये घटना को देख लीजिएगा, एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ था, जेटेट में भी अबर भी रहेगा। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 की ये घटना कहाँ पर हुई थी? देखिए इसका हमने यहाँ पे नोट्स आपको बना दिया है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पर हुआ था, जिसमें उपद्रवियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? वापस ले लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? देखिए यहाँ प्रश्न भी निकल के आ गया, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? चौरा चौरी घटना के कारण, जालियांवाला बाग हत्या के कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण या सभी। ठीक है, तो देखिए असहयोग आंदोलन का वापस लेने का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी घटना के कारण इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 ईस्वी, 1931, 1932 या 1933। ठीक है, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था? इस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च के साथ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके साथ हुआ? डांडी मार्च के साथ हुआ। डांडी मार्च को नमक मार्च, नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। डांडी मार्च को किस नाम से जाना जाता है? नमक मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आंदोलन कब से कब तक चला था? तो इस आंदोलन को 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ नमक कानून पर चलाया गया था। ठीक है, चलिए गोलमेज सम्मेलन प्रथम कब हुआ? यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ आपको बताना है। ठीक है, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1933 ईस्वी। ठीक है, तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट हमने यहाँ पे देखिए आपको लिख दिया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार आया हुआ है, 101 बार परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या कोई नहीं, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो भाग लिया था वो आपका था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। और यह गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? ठीक है। 24 सितंबर 1932 ईस्वी, 25 अगस्त 1942 ईस्वी, 26 जनवरी 1942 ईस्वी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी, ठीक है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट आपको हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट को देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है, पूना पैक्ट को पूना समझौता भी कहा जाता है। यह समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 3 मई 1939 ईस्वी, 3 मई 1940 ईस्वी, 3 मई 1941 ईस्वी, 3 जून 1942 ईस्वी, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें मुख्य नोट से देखिए आपको यहाँ पर बनाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके बाद अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और क्या किया? तो 3 मई 1939 ईस्वी को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? 22 दिसंबर 1939, 23 अगस्त 1945, 25 सितंबर 1949 या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्यों मनाया था? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की जो सरकार थी, सभी कांग्रेस सरकार ने एक मुक्त रूप से इस्तीफा दे दिया था सरकार के प्रति, ठीक है। इसलिए 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग ने आपको दिवस मनाया था मुक्ति दिवस के रूप में। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकार के, देखिए नोट में है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकार के इस्तीफे की खुशी में, ठीक है, सभी कांग्रेसी सरकार के जो सदस्य थे वो यहाँ पे क्या दिए थे? इस्तीफा दे देते। उसी के खुशी में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या सभी, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के देखिए प्रथम सत्याग्रही जो थे वो आपका कौन थे? विनोबा भावे थे, ठीक है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है और तृतीय सत्याग्रही के रूप में यहाँ पे आपको महात्मा गांधी का नाम आता है, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1942, 15 अगस्त 1942, 47, 26 जनवरी 1948 या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, वो हुआ था आपका 14 जुलाई 1942 ईस्वी को, ठीक। और पारित किया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो इसको 8 अगस्त 1942 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी को पारित किया गया, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नोट्स बना हुआ है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी कब मिली? भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी कब मिली? 15 अगस्त 1842 ईस्वी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी, 8 दिसंबर 1945 ईस्वी, 8 दिसंबर 1946 ईस्वी, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की मंजूरी कब मिली? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी और वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? फॉरवर्ड ब्लॉक को, जलियांवाला बाग हत्याकांड को, भारत छोड़ो आंदोलन को या कोई नहीं, ठीक है। अगस्त क्रांति के नाम से देखिए हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह जो क्रांति हुई थी वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अगस्त 1942, इसलिए अगस्त महीने में हुए थे, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी नारा
दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा या भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया? आपको दिया गया था महात्मा गांधी जी के तरफ से यह नारा दिया गया था। चलिए देखते हैं, इस पर भी हमने यहाँ नोट्स बना दिया है क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने यह प्रसिद्ध नारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे, जिसको अब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, इसमें दिया था। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 ईस्वी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन का पूरा क्लियर कर देते हैं। 15 फरवरी 1946 ईस्वी को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत का बंदोबस्त सुलझाने के लिए भारत भेजा गया। ठीक है, भारत कब भेजा गया था? 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भेजा गया था। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत पहुंचा था। ठीक है, तो भारत भेजा कब गया? 15 फरवरी 1946 को भारत के लिए रवाना हुए, लेकिन वे पहुंचे कब? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को ये दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे आपको बताना है। तो देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में ओनली 3 सदस्य थे। ठीक है, चलिए तीनों सदस्य का नाम भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और तीनों ब्रिटिश थे, और यही तीनों ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री में शामिल थे। पहला नाम आता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो मिशन के अध्यक्ष थे। सर स्टैफोर्ड क्रिक्स, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना के प्रथम लॉर्ड अधिकारी थे। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य का नाम है। किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया? किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया? कर्जन नीति, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, करो या मरो या कोई नहीं। ठीक है, तो किस नीति के तहत भारत का विभाजन किया गया? तो ये जो विभाजन किया गया था आपको लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। ठीक है, योजना क्या थी इसको आप देख लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। इस प्रकार भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व में आया, और वहीं देखिएगा पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। ठीक है, देखिए माउंटबेटन योजना को और क्या कहते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की अंतिम खाका तैयार किया गया था। ठीक है, 3 जून की योजना माउंटबेटन योजना है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया, और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। ये सारी चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका निकल के आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए हम तो यही बोलेंगे कि आप जितने भी तक प्रैक्टिस सेट लिए हैं पढ़िए, लेकिन सबसे बेस्ट आपका है कि ये जो हैंड रिटन नोट्स आपको हमने PDF बना दिया है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि JCERT का किताब का है और स्पेशल उसी से निकला हुआ है, इसलिए देखिए इससे प्रश्न कम है, प्रश्न बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ से प्रश्न एग्जाम में भर भर के पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको लेकर के पढ़ लीजिएगा आप सभी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत स्वतंत्र हो गया, जब भारत स्वतंत्र हो गया तब उसके गवर्नर जनरल कौन थे आपको यहाँ पर पूछना है। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चैम्सफोर्ड, कौन थे बताना है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया तो भारत स्वतंत्र हो गया। उस समय माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को स्वतंत्रता दिया गया, इसलिए प्रथम अगर गवर्नर जनरल पूछे तो भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन बोलना है, और अंतिम वायसराय भी पूछे तो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही आपको बोलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 21 जून 1948 ईस्वी तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय भी थे, ये अंतिम वायसराय हो गए और पहला स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल हो गए। पूछता है प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि इन्हीं के समय स्वतंत्रता हुआ। ठीक है, और अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही हुआ।
लेकिन इसमें एक प्रश्न और आता है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा ये अलग हो जाता है। तो यही प्रश्न को हम देखें नीचे आपको लेकर के भी आ गए थे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। याद रखिएगा भारतीय नाम लगना चाहिए, अगर भारतीय नहीं दिया है तब लॉर्ड माउंटबेटन का नाम होगा, लेकिन अगर भारतीय लगा दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, याद रखिएगा भारतीय उसमें शामिल होना चाहिए। कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या कोई नहीं। तो इसमें आंसर आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। याद रखिएगा अगर भारतीय गवर्नर जनरल का नाम आ रहा है तो वो देना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चाहे प्रथम गवर्नर जनरल पूछे चाहे अंतिम गवर्नर जनरल पूछे। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। चलिए, प्रश्न यहाँ से एक रहेगा, इसको पढ़ के जाइएगा आप सभी को। बस JCERT का जितना हम दे रहे हैं उतना को कमांड कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% ओके हो जाएगा। आप सभी को देख के जाइएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा? देखिए 2016 का पूछा गया प्रश्न भी है। सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 ईस्वी को संबोधित किया। महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? राजकुमार शुक्ल ने कहा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, राजकुमार शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को यहाँ पे सबसे पहले जो धर्म कहा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? चंपारण, खेड़ा, भारत छोड़ो या कोई नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्या था? चंपारण सत्याग्रह। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था यह बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था। यह 1917 ईस्वी में चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? बिहार, बंगाल, झारखंड या गुजरात। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। ठीक है, देखिए गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार द्वारा लगान वसूली के विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी, 2 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर 2023, 2 अक्टूबर 2025। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो आपकी थी सुचित्रा कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सुचित्रा कृपलानी, विजयालक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या कोई नहीं। तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम आता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का नाम आता है, इन्हें आयरन ऑफ लेडी के नाम से भी जाना जाता है। रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, गुलाब तिवारी या कोई नहीं। तो रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में आंदोलन गुलाब तिवारी ने किया था। ठीक है, मीरातुल अखबार और सवाद कौमुदी जैसी पत्रिका का संपादन किसने किया? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या सभी। ठीक है, तो मीरातुल अखबार और सवाद कौमुदी जैसे पत्रिका का संपादन जो है यहाँ पे आपको किसके द्वारा किया गया था? लोकमान्य ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने मीरातुल अखबार और सवाद कौमुदी जैसे पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है।